हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी बायोलॉजी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। बायोलॉजी मैंने कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो। 3 दिन के अंतराल के बाद वापस से क्लास ले रहा हूँ कुछ कारण की वजह से। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे जैसे हमने बायोलॉजी को पढ़ा था। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो भी साथ साथ देखते चलेंगे। आज केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन वाली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज से हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को। दोस्तों, केमिस्ट्री शब्द के बारे में बात करूं सबसे पहले तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है केमिस्ट्री की उत्पत्ति इजिप्ट से केमिस्ट्री की उत्पत्ति मानी जाती है इजिप्ट से, है ना। और केमिस्ट्री शब्द मिलके बना है किससे? केमिया शब्द से, जो एक ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ होता है काला। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। केमिस्ट्री मिलके बना हुआ है केमिया से, केमिया में काला होता है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री होता है रसायन शास्त्र, यानी रसायन की अध्ययन करना। ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? रसायन शास्त्र, रसायन का अध्ययन करना। दोस्तों देखियो, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, क्या कि केमिस्ट्री के जनक कौन है? केमिस्ट्री के जनक है एंटोनी ल्यूवोंस्की। एंटोनी ल्यूवोंस्की को केमिस्ट्री का जनक माना गया है। जनक, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने लायक है कि केमिस्ट्री के मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक किसे माना गया है दोस्तों? ये भी एंटोनी ल्यूवोंस्की है। एंटोनी ल्यूवोंस्की। दोस्तों पूछा जा सकता है कि इंडियन केमिस्ट्री के जनक कौन है? वो माना गया है पीसी रॉय को। पीसी रॉय साहब को केमिस्ट्री का जनक माना गया है। दोस्तों केमिस्ट्री को हम 3 विभागों के अंदर पढ़ सकते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि केमिस्ट्री 3 भागों में किस तरह से होगी। देखिए केमिस्ट्री 3 भागों में है। यहाँ पर मैं इसे मिटा ही देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ेगी। ठीक है, दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में बात करें कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक मैंने किसे बताया था? एंटोनी ल्यूवोंस्की को बताया था। पर उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एक किताब की रचना की थी, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नाम से। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक लिखी किसने? लियोनस्की ने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक है वो? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की शाखाओं के बारे में। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों केमिस्ट्री को मेनली देखो, केमिस्ट्री का मतलब होता है कि रसायन शास्त्र, यानी कि पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं के उनके गुणों के बारे में अध्ययन करना, उसके द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करना, किसमें आता है? केमिस्ट्री आता है। देखो केमिस्ट्री है ना, हर चीज में केमिस्ट्री होती है। ठीक है, यहाँ से मैं खाना खाऊंगा वो भी केमिस्ट्री है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो भी केमिस्ट्री है, मैं बोल रहा हूँ और आपके पास आवाज जा रही है वो भी केमिस्ट्री के अंदर ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर पूरा वायु से भरा हुआ है वो भी केमिस्ट्री है। हर चीज में केमिस्ट्री आती है, तो इसलिए इसे केमिस्ट्री को बोलते हैं विज्ञान का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ साइंस बोलते हैं केमिस्ट्री को। ये साइंस ऑफ साइंस भी बोलते हैं, साइंस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का विज्ञान ही बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो ये भी केमिस्ट्री के कण है। सब चीज में कण है, सब चीज में परमाणु है। जहाँ पर भी कण आएंगे, जहाँ पर परमाणु आएंगे, जहाँ में भी अभिक्रिया आ जाएगी वहां पर केमिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं देखिए केमिस्ट्री को 2 भागों में बांट सकते हैं मेनली। एक तो भौतिक रसायन, भौतिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री, और एक हो गई रसायन, एक हो गई केमिकल केमिस्ट्री, या मैं बोल दूं रसायन शास्त्र। ठीक है, अब देखिए भौतिक रसायन के अंदर कौन कौन से सम्मिलित होंगे।
भौतिक रसायन के अंदर पदार्थ की वो मेनली वो अवस्थाएं आएंगी जैसे ठोस, द्रव, गैस, है ना। तो देखिए भौतिक रसायन में 3 पार्ट, एक तो ठोस आएंगी भौतिक रसायन के अंदर, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडक्शन। ठीक है। भौतिक और रसायन के अंदर 5 अवस्थाएं आती है, पदार्थ की अवस्थाएं आएगी। भौतिक रसायन में पदार्थ की, यहाँ पर ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की मेनली 5 अवस्थाएं मानी गई है। दोस्तों सबसे पहले जब केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब तो 3 ही अवस्थाएं थी पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। उसके बाद में आई प्लाज्मा, उसके बाद में आई बोस आइंस्टीन कंडक्शन। ये रिसर्च में चल रही है बीईसी, है ना। पर प्लाज्मा अवस्थाएं अभी जाने जा चुकी है, इसके बारे में अध्ययन चल रहा है प्लाज्मा, है ना। और 5 अवस्था के बारे में नहीं चल रहा। ठीक है, ये भविष्य की अवस्था है, इसे भविष्य की अवस्था मान सकते हैं आप। देखिए ठोस अवस्था जिसे मेटालॉइड अवस्था भी बोलते हैं, इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें कण होते हैं, परमाणु होते हैं, एक ज्यामिति में, एक स्ट्रक्चर में, अपने अंतराणविक बल में पास पास में होते हैं। जैसे ये पेन हो गया, इसका आयतन भी फिक्स है, इसका द्रव्यमान भी फिक्स है। ठीक है, ये जगह भी घेरता है, कौन, ठोस हो गया, ठोस जगह घेरता है, ये याद रखना, जगह घेरेगा। या मैं बोलूं इसका एक आयतन होता है, आयतन होता है। और अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल की बात करें, अंतर आणविक बल ज्यादा होता है और अंतर आणविक अणु पास पास होते हैं। ये होते हैं सॉलिड अवस्था में। जैसे ये पेन की बात करूं तो ये सॉलिड अवस्था में होते हैं। ठीक है, द्रव की बात करें तो ये द्रव जगह तो घेरेगा, इसका आयतन भी है, ठीक है, इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, ये आकार भी अपने आप ही ले लेता है, पर इसका अंतराणविक बल थोड़ा कमजोर होता है, अंतराणविक बल। अंतर आणविक बल कमजोर होता है, आयतन फिक्स नहीं होता है। बात करूं गैस की तो गैस अवस्था, ठीक है, गैस अवस्था में ना ही तो इसका आयतन होगा, ना ही तो इसका आयतन होगा, और ना ही क्या होगा, ना ही ये जगह घेरेगी। ठीक है, गैस अवस्था में आयतन फिक्स नहीं होता और ये इसका आकार भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा कंडक्शन के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा के बारे में। दोस्तों देखिए मैं बताना चाहूँगा कि ठोस अवस्था हो गई, जैसे पानी की बर्फ अवस्था, जिसमें वह ठोस अवस्था में होता है। फिर बात करें द्रव अवस्था, जैसे पानी की अवस्था, पानी का ना किसी पात्र में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेता है, ठीक है ना। लेकिन उसका क्या होता है, आयतन तो फिक्स होता है। जैसे मैं 1 लीटर का लूंगा द्रव, तो वो दूसरे में भी 1 लीटर में होगा, फिक्स होता है। पर ये गैस अवस्था में इसका नहीं तो आकार फिक्स होता है, नहीं वो फिक्स होता है, क्या बोलते हैं, आकार। ये अवस्था फैलती होती है, जैसे मैं 1 लीटर की गैस लूंगा, उसे 5 लीटर में भी डाल दूंगा तो ये उसमें भी फुल हो जाएगा, उसको भी पूरा घेर लेगा। ऐसा नहीं है कि द्रव के, जैसे मैं द्रव को बोतल में डाल रहा हूँ तो वो फिक्स 1 लीटर का हो रहा है तो ऊपर जगह बच रही है, ठीक है, नहीं होता, नहीं, ये गैस फिक्स पूरी जगह को घेरता है। गैस अवस्था हो गई। एक प्लाज्मा अवस्था भी आ गई, जैसे मैं, जैसे रक्त तप्त लोहा होता है, जैसे लोहे को गर्म कर दो फिर लाल हो जाता है, फिर लाल होने के बाद और गर्म कर दो उसे तो वो क्या पिघलने लग जाता है, ठीक है, उसे अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। जैसे ज्वालामुखी से निकली हुई क्या लावा, ये प्लाज्मा में आएगा। इसके बारे में रिसर्च चल रही है 5 अवस्था के बारे में। ठीक है, मैं इसका एक कॉमन उदाहरण लूँ, ठोस, द्रव और गैस का, जो तीनों अवस्थाएं दर्शाती है। ये तीनों अवस्थाएं एक चीज है जिसे बोलते हैं जल। जल तीनों अवस्थाएं दर्शाता है, क्योंकि ठोस अवस्था में होता है जल। कब होता है, जब वो बर्फ की कंडीशन में होता है, वो बर्फ में होगा। जब वो बर्फ होगा जल, तब तो होगा ठोस में। वो पिघला हुआ यानी कि पानी होगा, तब होगा क्या, वो द्रव अवस्था में। और उसे ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वो द्रव अवस्था में भी आ जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें अभी इतना ही, इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा मैं, लेकिन पहले चलते हैं अब केमिस्ट्री, केमिकल केमिस्ट्री की ओर। इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आएगी, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए।
एक होती है केमिकल केमिस्ट्री। इसमें कौन सी केमिस्ट्री आएगी दोस्तों? इसके अंदर आएगी एक तो देखिए, इसमें मिक्सर्स यानी किसी की अभिक्रिया आएगी, कंपाउंड्स आएंगे इसके अंदर। कौन से में? केमिकल केमिस्ट्री में हर चीज कंपाउंड से बनी होती है। जैसे इसमें मैं लूंगा सबसे पहले तत्व, दूसरे नंबर पर लूंगा यौगिक, तीसरे नंबर पर लूंगा मिश्रण। अब होता क्या है, द्रव, तत्व, यौगिक और मिश्रण। देखिए, मैं सोडियम को लूंगा, केवल सोडियम को, तो वो तत्व है। मैं केवल ऑक्सीजन के एक अणु को लूंगा तो वो तत्व है। ठीक है, मैं पोटेशियम के एक अणु को लूंगा तो वो तत्व है। तब तो वो तत्व ही रहेगा, सिंगल अवस्था में रहे, यानी कि सिंगल अवस्था में होगा। जैसे मैं सोडियम को लूंगा, ये तत्व है सोडियम अकेला। क्लोरीन को लूंगा, ये तत्व है। पोटेशियम को लूंगा तो ये तत्व है। ठीक है ना। क्लोरीन को लूंगा तो ये तत्व है। सिल्वर को लूंगा तो ये तत्व है। ठीक है, और ब्रोमाइड को लूंगा तो ये सिंगल तो तत्व है ना, सिंगल तत्व है। हाइड्रोजन को लूंगा मैं तो ये तत्व है, और ऑक्सीजन को लूंगा तो भी ये तत्व है, जो ये सिंगल अवस्था दर्शा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, है ना, और क्लोरीन, है ना, ये सिल्वर, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सिंगल अवस्था में होंगे तो ये तत्व होंगे। सिंगल अवस्था में, परमाणु अवस्था में कोई भी अणु होगा, कोई भी अणु होगा तो वो तत्व के अंदर आएगा। यौगिक या में कंपाउंड, जैसे नाम से पता चल रहा है कंपाउंड। कंपाउंड में कौन सा आएगा? जैसे मैं सोडियम और क्लोरीन को ले लिया, अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला देता हूं तो NaCl बनता है, तो ये हो गया कंपाउंड या यौगिक। मैं जैसे पोटेशियम और क्लोरीन को मिला रहा हूं, है ना, पोटेशियम और क्लोरीन को मिला रहा हूं तो क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड, ये भी तत्व है। मैंने सिल्वर और ब्रोमाइड को मिलाया तो ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये भी अभी तत्व है, ये यौगिक के अंदर आ गया। और मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो ये H2O बना, जल, जल भी एक तत्व है। तो इससे क्या पता चला दोस्तों? इससे यह पता चला कि ये देखो, यौगिक सिंगल अवस्था में नहीं रहते हैं, यो कंपाउंड अवस्था में रहते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के बाद में साथ में मिक्स हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं यौगिक। ठीक है, तो यौगिक इन्हें बोल दिया जाएगा। अब देखिए यौगिक में क्या होता है, इनकी देखो, इनकी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स होता है। इनका केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है, यानी कि ये केमिकल फॉर्मूला के अंदर सोडियम भी एक आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है। ठीक है, यह तत्व यौगिक हो गया। जैसे मैं लूंगा C6H12O6, ये भी क्या होगा? यौगिक हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कार्बन के परमाणु कितने होंगे? 6 होंगे, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 है। ये फिक्स अवस्था में होता है ग्लूकोज का अणु, तो ये भी यौगिक हो गया। मिश्रण किसे बोलेंगे? मिश्रण उसे बोल देंगे दोस्तों जिसकी कोई भी जिसकी केमिकल फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, जिसका केमिकल फॉर्मूला फिक्स नहीं होता। अब मैं यहां पर केमिकल फॉर्मूला बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी तत्व को कोई भी तत्व आपस में मिल रहा है तो एक निश्चित अनुपात में मिलता है। जैसे सोडियम का एक अणु क्लोरीन का एक अणु मिलकर NaCl बनाता है और नमक का निर्माण कर देता है। पर मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। इसमें कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। इसमें कोई भी ज्यादा नहीं हो सकता, कोई भी कम नहीं हो सकता, इसमें फिक्स है। तो NaCl में ये अणु होंगे तो ये होंगे। सिल्वर ब्रोमाइड जो कांच के पीछे लेपन में भी काम आता है, वो भी फिक्स है, तो वो फिक्स है। लेकिन जिसकी केमिकल फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है, जैसे मैं ले लूंगा वायु को, वायु में हाइड्रोजन का अनुपात, ऑक्सीजन का अनुपात, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना। मैं ले लूंगा, देखो नमक, मैं ले लूंगा किसको? उसको ले लूंगा मैं शिकंजी को। मैं लूँ शिकंजी को तो दोस्तों शिकंजी में पानी का, नमक का, नींबू का और किसका, और चीनी का अनुपात फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी चीनी का अनुपात फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो समभाग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। ये समभाग मिश्रण का उदाहरण है।
जिसमें सभी अनुपात, जैसे सभी जगह यानी कि मैं मिक्स कर दूंगा, उसके बाद में सभी अनुपात फिक्स में होंगे, ठीक है। तो उसे सममांग और मिश्रमांग ये बाद की बात है, पहले में ध्यान लो कि वायु हो गया, शिकंजी हो गया, पानी के अंदर आप चीनी घोल दो, ये सब फॉर्मूले जिसमें मिक्स नहीं होता है। जैसे मैं ले लूँ किसी भी चीज़, मैंने 5-6, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 5-6 तरीके की दालें ले ली, उन्हें मिक्स कर दिया, ठीक है। तो वो कौन से आएगा, मिश्रण में आएगा, यौगिक नहीं होगा वो, ठीक है। मिश्रण होगा, यौगिक नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। यौगिक, देखिए यौगिक के अनुसार देखो, कंपाउंड के अनुसार भी, कंपाउंड को लूंगा मैं, कंपाउंड के अनुसार भी दो तरीके के होते हैं कि एक तो होगा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, एक होगा इनऑर्गेनिक। एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसे बोल देंगे, ये जिसे देखो ऐसे फालतू का लफड़ा नहीं करना कि आपको परिभाषा याद रखनी है, परिभाषा कोई नहीं पूछता। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ये याद रखना जिसमें कार्बन के अणु आएंगे, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु आएंगे, तो वो होंगे कार्बनिक अणु। जो कार्बन होगा वो दर्शाएगा किसे, ऑर्गेनिक को। जिसमें आएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये जिसमें कार्बन नहीं होगा वो हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी भाषा ये है, जिसमें कार्बन, कार्बन के अणु सम्मिलित होते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक केमिकल फॉर्मूला, बेसिक केमिकल फॉर्मूला किससे बना होता है, बेसिक केमिकल फॉर्मूला दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। जैसे मैं लूँ H2O, पानी हो गया। जैसे मैं लूँ C6H12O6, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लूकोज का अणु, ये भी कार्बनिक होता है, जिसमें कार्बन के अणु आ रहे हैं, कार्बनिक, है ना। एक चीज और नोटिस करना, अपन जो भी चीज खाते हैं, देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बनिक है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, तो आप जो भी खा रहे हो, जिस भी पदार्थ को आप ले रहे हो, वो बेसिकली वो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हम नहीं खाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को सीधे तौर पर, हम सीधे तौर पर खाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है शरीर के द्वारा, जैसे ग्लूकोज का अणु हो गया, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें सोडियम क्लोरीन हो गया, जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक में आएंगे। सिल्वर हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएंगे। मिश्रण की बात करें, मिश्रण भी दो तरीके के होते हैं, या इसे भी लिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसे। मिश्रण दो तरीके के होंगे, अब देखिए मिश्रण की बात करूँ मैं तो मिश्रण भी दो तरीके के होते हैं। मिश्रण दो तरह का होता है, मिश्रण के होंगे दो तरीके, मिश्रण होते हैं दो तरीकों के। एक तो होंगे सममांग मिश्रण, इस यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और एक विषमांग मिश्रण। दोस्तों सममांग मिश्रण की बात करूं मैं तो सममांग मिश्रण दोस्तों बेसिकली वो मिश्रण होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है, मिक्सर करने के बाद में, मिश्रण में आने के बाद में, यानी इनके यहाँ पर यह लिखना बढ़िया होगा कि इनके अवयव को आंखों से पहचाना नहीं जा सकता, देखिए इनके अवयव को आंखों से पहचाना नहीं जा सकता मिलाने के बाद। और विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं, इनके अवयव को पहचाना जा सकता है मिलाने के बाद। पहचान यानी आंख से देख के पहचाना जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता, इस तरह से। जैसे मैं लूंगा, जैसे मैं 5-6 तरीके की दालें ले ली, देखो दोस्तों, है ना, 5-6 तरीके की दालें ले ली, इसमें और बता रहा हूँ मैं आपको।
5-6 तरीके की दालें ले ली, उसे मिला लिया मैंने, ठीक है, और उसे मिलाने के बाद में मैंने मिला लिया और इसे घोल दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद में वो घुल गया। अब घुलने के बाद में देखो दोस्तों, बेसिकली आप समंग मिश्रण में ये तो बता सकते हो ना कि ये अरहर की दाल है, ये चने की दाल है, और इसे निकाला भी जा सकता है। पर विस्वांग मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, यानी कि आप उस दाल को ब्लेंडर में डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े तोड़ दीजिए उसे, और मिक्स कर देने के बाद में आप नहीं पहचान सकते हो कि इसमें कि कौन सी दाल है, ठीक है। इसे पहचाना नहीं जा सकता। जैसे मैं लेता हूँ फ्रूट चाट को, फ्रूट चाट में 5-6 तरीके की चाटें होती है। एक गाजर की चाट, गाजर मिली होती है, उसमें पपीता भी मिला होता है, अंगूर भी मिला होता है, सब कुछ होते हैं। वो कौन सा समंग मिश्रण का उदाहरण हो गया। अगर मैं उसे मिला दूंगा, जूस बना दूंगा, तो उसे पहचाना नहीं जा सकता, वो विस्वांग मिश्रण के अंदर आ जाएगा। एक और चीज नोट कीजिएगा, एक और चीज नोट कीजिएगा कि समवांग मिश्रण में है ना कि हर भाग में समवांग, हाँ समवांग मिश्रण के हर भाग में अवयव की संख्या समान नहीं होती। ठीक है, पर विस्मांग में क्या होता है, विस्मांग में अवयव मिश्रण के बाद हर भाग में अवयव की संख्या समान होती है। जैसे जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया था, चाट का उदाहरण लिया था अभी। चाट को मैंने, है ना, हर भाग में मैं देखो चाट को उठाऊंगा और खाऊंगा, तो उसमें अंगूर किसी में ज़्यादा आ जाएगा, किसी में कम आ जाएगा। मैंने दाल को उदाहरण दिया, तो दालों को मैं उठाऊंगा तो किसी में दाल में ज़्यादा, अरहर की ज़्यादा आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी। पर मैंने उसे मिक्सी में, ग्राइंडर में पीस दिया, तो उसके हर भाग में, हर भाग के अंदर पपीते की और पपीता संतरा सबकी संख्या समान होगी। जैसे मैं लूँ उदाहरण नमक और चीनी के घोल का। जैसे मैं चाशनी बना दी, मैं चाशनी को घोल दिया, चाशनी घोलने के बाद में ऐसा थोड़ी है कि मैं एक गिलास में ले रहा हूँ, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा आ रही है, एक में कम आ रही है। ये समंग मिश्रण विषमंग मिश्रण का उदाहरण हो गया है दोस्तों आज इंट्रोडक्शन की क्लास में इतना ही। कल से हम पदार्थ की अवस्थाओं को अध्ययन करेंगे डिटेल से। आज के लिए इतना ही, विदा चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।